अभी ना आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, 80% एस्पिरेंट्स, 80 to 90% एस्पिरेंट जो हैं वो एक छोटी सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है जब हमारे सामने आ जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम है क्या? देखो, आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, आपको पता है ये जो आपके सो कॉल्ड नियर एंड डियर वंस होते हैं, रिश्तेदार, ये आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, पेपर बेटा तेरा क्यों पास नहीं हो रहा। प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर कि प्राइवेट जॉब ले ले, प्रेशर बनाते हैं कि शादी कर ले, लड़कियों को तो वैसे ही धक्का मारते हैं कि शादी कर लो, है ना। आप सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नई तैयारी शुरू करी है, और मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आप प्लीज़ किसी को डिस्क्लोज मत करना आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड के ऊपर नेगेटिव प्रेशर बन जाए जिसकी वजह से आपकी तैयारी ना हो पाए। जितनी देर छुपा रहे उतनी देर ही सही है, ठीक है। जो लोग बता चुके हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ उनसे। तो ऐसे लोगों को टैकल करना अब तो हमें आ गया होगा। लेकिन इससे ना, इस चीज़ों से हमें एक बड़ी ना अच्छी सीख मिलती है। कैसे? जब तक हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया था कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपने लेड बैक जोन में थे, कंफर्ट जोन में थे कि किसी को नहीं पता, मैं बढ़िया तैयारी करूंगा, आराम से करूंगा, पेपर पास होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मतलब एक टेंशन नहीं थी माइंड के अंदर। खुद की टेंशन है तो बेटर है, लेकिन अगर किसी और की टेंशन और ऐड ऑन हो जाए तो वो ज़्यादा प्रेशर माइंड पे क्रिएट कर देती है, तो वो टेंशन नहीं थी। लेकिन जब से इन सो कॉल्ड नियर एंड डियर वंस को पता चल गया कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा को फ़ोन कर करके पूछेंगे, आपको फ़ोन कर करके पूछेंगे, टॉन्ट्स मारेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से कई बार पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन जो लेड बैक तरीका था, कंफर्ट जोन था, उसमें आपके माइंड पे प्रेशर नहीं था, तो आपको ये भी नहीं था कि मेरे को फटाफट पेपर क्लियर करना है, क्योंकि प्रेशर नहीं था, सब सही चल रहा है। लेकिन जब इन नियर एंड डियर वंस ने आपके माइंड पे प्रेशर बनाया तो आपको क्या हुआ, मुझे फटाफट सक्सेसफुल होना है, मुझे फटाफट पेपर पास करना है, नहीं तो ये आके मुझे टॉन्ट मारते रहेंगे। एक वो आपको पुश मिला ना कि आपको आगे बढ़ना है। पॉजिटिव सेंस में भी मिल सकता है, नेगेटिव सेंस में भी मिल सकता है, लेकिन जब तक पॉजिटिव सेंस में आप उसको लो तब तक ही बेहतर है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं हम कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं। हम लेट बैक जोन में होते हैं कि मुझे मिल जाएगी सक्सेस तो मिल जाएगी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से ही। लेकिन जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लोगों की टॉन्ट सुनी, तो क्या होता है कि फटाफट लें, तो उससे हमारी जो पेस है वो जल्दी इंक्रीज हो जाती है कि फटाफट फटाफट मुझे पेपर क्लियर करना है। तो रिस्क लेने में हम मजबूर हो जाते हैं और हमारी सक्सेस जो है उसके हम काफी करीब पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि तैयारी हमारी जो होती है बहुत अच्छे तरीके से चलने लगती है ना। तो इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सा अच्छा फैक्टर अभी आपको, जो लोग, जिन लोगों के रिश्तेदारों को पता है, तो आपको लगता है ना कि हाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, तो इस चीज को आप पॉजिटिव सेंस में लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी निधि। आई एम स्मृति एंड आई हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशंस लाइक एसबीआई एंड एलआईसी। पिछले 3 सालों से आप लोगों को गाइड करती आ रही हूँ एंड स्टडी वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस सारी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जो भी नए हैं, जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं उनके लिए। तो अभी जो मैंने आपसे बातें कही उसको प्लीज़ पॉजिटिव सेंस में लेना। जब तक नहीं पता उनको तब तक बेहतर है, लेकिन जैसे ही पता चल गया, हो सके तो इग्नोर कर दो, नहीं इग्नोर हो तो उसको पॉजिटिव सेंस में ले लो। यही रिश्तेदार आपके पास आएंगे कि बेटा हमारे बच्चे का भी सिलेक्शन करवा दे, है ना। तो वो टाइम का आप वेट करना। हम लोग कर रहे थे अपने 30 डेज 30 मॉक टेस्ट सीरीज एंड हम लोग 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज है हमारा 11th मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने बिगिनर लेवल 3rd मॉक टेस्ट शुरू किया था। उसमें हम लोग क्वांट का सेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे रीजनिंग का सेक्शन। जो बच्चे नए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बिगिनर लेवल के 2 मॉक टेस्ट कर लिए, एडवांस लेवल के 2 मॉक टेस्ट कर लिए, प्रीवियस ईयर का भी कर लिया था, और अब आज 3rd बिगिनर लेवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडवांस लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टडी नीति की वेबसाइट है जिससे हम लोग अपने पेड वाले मॉक टेस्ट करते हैं। तो जो लेवल है बिल्कुल एज इट इज ही रहता है। ये मैंने नई आईडी से लॉगिन किया क्योंकि पिछली वाली आईडी यूज हो गई थी ना, हम लोग 3rd कर रहे थे ना, ठीक है। आपका जो इंटरफेस होता है वो भी ऐसा ही रहता है पेपर में, तो घबराना मत, आपको पेपर में कुछ ऐसी सी स्क्रीन ही दिखेगी, ठीक है। न्यू इंटरफेस में दोनों लैंग्वेजेस एक साथ में आती हैं। आज का जो हमारा पेपर है उसमें थोड़ा सा पैटर्न में मैं चेंज करूंगी। हमेशा रीजनिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले करते हैं मिसलेनियस, फिर हम लोग करते हैं क्या, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर करते हैं इनपुट आउटपुट या जो भी बचता है।
आज मैं गो विद द फ्लो करूंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे अटेम्प्ट करती जाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिसलेनियस पहले कर लेते हैं, पजल करते हैं तो पजल्स रह जाती हैं, तो वो छोड़ेंगे। और जो बच्चे भी गो विद द फ्लो करते हैं पेपर में भी, उनको उनके साथ भी एक बार चल के देख लेते हैं कैसा लगता है, ठीक है। तो ये पहली हमारी पजल है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे ताकि सॉल्व करने का मौका मिल जाए। 7 पर्सन्स है जो कि मैरी हो रहे हैं डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है, ईयर बेस्ड पजल है। और बोलता है कि n गेट्स मैरिड इन ऑड नंबर्ड ईयर। तो सबसे पहले ईयर्स बना लेंगे, आप लोग भी फटाफट से बना लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप मेरे से पहले सॉल्व कर लीजिए, है ना, मुझसे पहले सॉल्व करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो n ऑड नंबर ईयर में मैरी करता है, तो ऑड नंबर हमारे पास है 11, 13 और 17। n इन तीनों में किसी सालों पे भी आ सकता है। ओनली 2 पर्सन गेट मैरिड बिटवीन एंड n एंड l। n और l के बीच में सिर्फ 2 पर्सन हैं। अब ऊपर है नीचे है मुझे कुछ नहीं पता है। o जो है इवन नंबर पे मैरी करता है, o इवन नंबर पे करता है, तो o 2006, 8 और 14 में आ सकता है, 18 में भी आ सकता है। o गेट्स मैरिड आफ्टर n बट बिफोर l। n के बाद है o और l से पहले है, ठीक है। 3 पर्सन आर देयर बिटवीन o एंड m। ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता। अब देखो n जो है वो कहां कहां पे आ सकता है, यहां पे, यहां पे और यहां पे, और o आ सकता है इन बचे हुए सालों में। अगर मैं n को यहां डालती हूं, 2 छोड़ के l यहां पे आ जाएगा। n को यहां डालूंगी 2 छोड़ के l, और 2 छोड़ के l ऊपर आ सकता है। n को यहां पे डालूंगी तो ऊपर 2 छोड़ के l आ सकता है। काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। o गेट्स मैरिड इन इवन नंबर्ड ईयर एंड आफ्टर n बट बिफोर l। n के बाद होना चाहिए। अब देखो n इन 3 साल में, यानी कि o ऊपर तो नहीं आ सकता क्योंकि n के बाद है। n के बाद आएगा तो या तो o आएगा 2014 में या फिर आएगा 2018 में, ऐसे ही आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। o और m के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 m, 1 2 3 m, ठीक है। अब देखो n और l चाहिए ना मुझे। n को मैं यहां डालूंगी और l से पहले है, n को यहां डालूंगी 2 छोड़ के l आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n को यहां डालूंगी 2 छोड़ के l यहां पे आ सकता है। n को मैं यहां नहीं डाल सकती, क्यों? क्योंकि o जो है वो n से बाद में होना चाहिए, तो n का यहां का पत्ता कट गया। इन 2 सालों में आ सकता है। और इधर भी देखो, इधर o यहां क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि o जो है वो l से पहले होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी मेरे पास कैंसिल होती हुई मुझे दिख रही है। n सिर्फ 2 केसेस में आ सकता है, या तो यहां पे आ सकता है, 2 छोड़ के l इधर आ जाएगा, या तो यहां पे आ सकता है, 2 छोड़ के l यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इरेजर इधर चलता नहीं है तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द मैरिज ईयर्स ऑफ, बाकी तो कंप्लीट है ना। डिफरेंस बिटवीन द मैरिज ईयर्स ऑफ k एंड i इज सेम एज बिटवीन i एंड o। k और i के जो मैरिज ईयर्स का डिफरेंस है वो i और o से सेम है। बोथ k एंड i आर मैरिड बिफोर o। o से पहले k और i आना चाहिए, यानी कि इन दोनों में आना चाहिए, नीचे नहीं आएगा। बचा हमारे पास j, तो j यहाँ पे आ जाएगा। k और i ऊपर है तो j इधर आ जाएगा, ठीक है। k इज मैरिड बिफोर i, k इज मैरिड बिफोर i, k इज मैरिड बिफोर i। अब कंडीशन चेक कर लो किसमें सेटिस्फाई हो रही है। k और i के बीच में 5 साल का गैप है, और i और o के बीच में 1 साल का गैप है, यही आ रहा है ना। k और i के बीच में 3 साल का गैप है, i और o के बीच में भी 3 साल का गैप है, तो यानी कि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो हमारा जो पैटर्न है पजल का पैटर्न वो कैसे बनेगा, m k i, उसके बाद है n o j l। तो ये वाली कंडीशन हमारी, पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, लेकिन पहला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बिटवीन k एंड j। k और j के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पजल बन गई तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चले। अगला है हमारे पास सिलॉग्स, जिसमें बोलता है कि बताओ लॉजिकली फॉलो कौन सा करता है, और ऐसे ऐसे अगर फॉलो एक करेगा तो A, दूसरा करेगा तो B, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। पहला बोलता है ओनली अ फ्यू वुड आर बॉल्ट। सिर्फ कुछ ही वुड जो है वो बॉल्ट है, ठीक है, सिर्फ कुछ ही है।
ऑल बोल्ट आर ड्रिल, सारे के सारे बोल्ट ड्रिल है। सम ड्रिल इज स्क्रू, कुछ ड्रिल जो है वो स्क्रू है। कंक्लूजन में हमें क्या बोलता है, सम वुड्स आर ड्रिल, कुछ वुड्स जो है वो ड्रिल है, तो हमें दिख रहा है कि ये वुड और ड्रिल का हमें कनेक्शन दिख रहा है सम का, तो ये तो सही हो जाएगा। ऑल बोल्ट कैन बी स्क्रू, सारे के सारे बोल्ट क्या स्क्रू हो सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कुछ इस तरीके से, तो क्या कोई भी कंडीशन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो वॉयलेट हो रही है? कोई भी स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं हो रही, मतलब ये हो सकता है। तो यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, सबको समझ में आ गई? आगे देखो, सॉरी, ओनली अ फ्यू नट आर स्क्रैपर, नट लिख देते हैं ना। सम स्क्रैपर आर वायर, ऑल नट आर नेल, ऑल नेल कैन बी स्क्रैपर, क्या सारे के सारे नेल स्क्रैपर हो सकते हैं? देखो सारे के सारे नेल को हमें स्क्रैपर करना है, बना के देखेंगे। ओनली अ फ्यू नट आर स्क्रैपर, नहीं बन सकता ना। अगर सारे के सारे नेल को मैं स्क्रैपर में डालूंगी तो यहां से हमारी ये वाली कंडीशन, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वॉयलेट हो जाएगी, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नो वायर इज हट, कोई भी वायर जो है वो नट नहीं है। यहां पे तो हमें दिख रहा है कि सम वायर इज नट एंड सम वायर इज नॉट नट, कुछ वायर नट है, ये वाली वायर नट है और ये वाली वायर नट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीधा सीधा हम नहीं बोल सकते ना, तो दैट मीन्स नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी, दोनों कंक्लूजन ही फॉलो नहीं करते हैं। सॉरी, आगे हमारे पास जो पजल आती है वो कौन सी है? 8 पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस में, और डेजिग्नेशंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डीन सबसे बड़ा है, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे नीचे स्पेशलिस्ट सर्जन है, उससे नीचे नॉर्मल स्पेशलिस्ट है, फिर साइलेंट डॉक्टर है, फिर नर्सिंग है और सो एंड सो। इसको बना लेते हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है पजल, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट होती है जो डेजिग्नेशन वाली होती है। सब सही चल रहा है ना? डीन, एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेशलिस्ट सर्जन, नॉर्मल स्पेशलिस्ट, साइलेंट डॉक्टर, नर्सिंग, फिजिशियन असिस्टेंट एंड इंटर्न। 7 आ गए हमारे पास, 8 आ गए। देखो क्या बोलता है, एस जो है उसकी पोजीशन ओ से 2 ऊपर है, ओ से 2 ऊपर यानी कि ओ से 1 एंड 2, सेकंड पे एस आएगा तो दोनों के बीच में 1 पर्सन का गैप है। एम इज इमीडिएट जूनियर टू ओ, ओ से सीधा नीचे एम आ जाएगा, तो ये मेरे को 4 जने तो पता चल गए ऐसे आएंगे। एटलीस्ट 1 पर्सन इज जूनियर टू एम, एम से एटलीस्ट 1 पर्सन जूनियर है, यानी कि एम इंटर्न नहीं हो सकता, है ना। 1 पर्सन जूनियर है तो एम ऊपर ही आएगा, एम नीचे नहीं आ सकता। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एम इज सेम एज जूनियर टू क्यू, जितने एम से सीनियर है उतने ही क्यू से जूनियर है। जितने पर्सन होल्ड करके बैठे हैं एन और एस के बीच में वो सेम है एम और एस के बीच में, यानी कि एस उनका मिड पॉइंट हो गया, एस मिड पॉइंट हो गया ना दोनों का। आर इज 2 पर्सन सीनियर टू एल, 2 पर्सन सीनियर यानी कि एल से ऊपर सेकंड स्थान पर कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है? कुछ कुछ कंडीशंस। देखो एम को अगर मैं यहां डालूं, ओ यहां पे आएगा, एक छोड़ के एस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एम को अगर मैं यहां डालती हूं, ओ यहां आ जाएगा, एक छोड़ के एस यहां आ जाएगा, नीचे से ही शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम से ऊपर जितने हैं उतने ही क्यू से नीचे होंगे। एन और एस का मिड पॉइंट होना चाहिए, एन और एम का मिड पॉइंट एस होना चाहिए, तो एम से 2 छोड़ के एस है, एस से 2 छोड़ के एन होना चाहिए। आर और एल के लिए भी जगह बन गई हमारे पास। बचा कौन? पी, तो ये तो अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। हमारी पहली बार में ही बन गई, बट हो सकता है आप ऊपर से शुरू करो। ऊपर से जब भी शुरू करोगे तो देखो एस को ध्यान में रखना,
लेकिन जब भी s को ध्यान में रखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर m नीचे है, s ऊपर है, तो n उसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट s है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्योंकि 2 जने का गैप है, तो s और n के बीच में भी 2 जने का गैप डेफिनेटली होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। n मैंने यहां बनाया था ना, बनाया था। अब देखो, अगर आप ऊपर से शुरू करते तो आप n को यहां रखते, क्योंकि मेरे पास वहां तक आ गया था। 1 छोड़ के 2 छोड़ के s यहां रखते, 2 छोड़ के m रखते, ठीक है, ऐसे ही करते। फिर o रखते, फिर r और l रखते, q रखते और p रखते, ऐसे भी बन जाता। ऊपर से शुरू करते तो आप n से शुरू करते, नीचे से शुरू मैंने n से किया था, दोनों तरीके से सही बनता है। ऐसे शुरू करोगे तो विद इन सेकेंड्स बन जाएगा, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि n और m का मिड पॉइंट कौन है, s है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट पे चले। सॉरी, एग्रीकल्चर के आगे पीछे कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम होते हैं, तो नंबर्स में लिख लूंगी। आपको अगर अल्फाबेट से करना है, आप अल्फाबेट से भी कर सकते हो। A G R I C U L T U R A, ठीक है। आप काउंट कर लेते हैं। 1 है ना, 1 7, 18 साथ में है, ये साथ में है तो इनको साथ में रख लेते हैं, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 21 नहीं बनेगा। उसके बाद 12 13 14 15 20 21 नहीं बनेगा, उल्टा आ जाते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 बन गया, आगे नहीं बनेगा। 20 के बाद भी नहीं है। 12 13 14 15 16 17 18 21 3 4 5 6 7 9 10 11 नहीं बनेगा। 1 2 3, ये 3 ही हो गए, 4 5 6, 6 हो गए हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। चलें आगे। फिर से एक हमारे पास अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। इसमें जगह बन रही है प्रॉपर। 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं जो कि इनसाइड फेस कर रहे हैं, और बाकी के 4 लोग साइड्स में बैठे हैं जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो स्क्वायर टेबल है, कॉर्नर वाले इनसाइड हैं और मिडिल वाले आउटसाइड हैं। एस जो है वो ऑपोजिट उसके बैठता है जो कि आर के इमीडिएट राइट में है। तो अगर मैं आर को यहां बिठाऊं, आर के इमीडिएट राइट में ये हो गया, इसके ऑपोजिट बैठेगा एस, ठीक है। और अगर मैं आर को यहां पे बिठाऊं तो आर के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, ये हो गया, इसके ऑपोजिट एस बैठ गया। दोनों साइड में हो गया, जिसमें एस और आर कॉर्नर और मिडिल में आ गए, एंड वाइस वर्सा। सिर्फ 2 लोग बैठे हैं आर और टी के बीच में, क्लॉकवाइज काउंट कर लो या एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लो। इधर से 2 छोड़ूंगी, टी यहां नहीं आ सकता, इधर से 2 छोड़े, टी यहां पे आ गया। यहां से 2 का गैप दिया, टी नहीं आ सकता, यहां से 2 का गैप दिया, टी यहां पे आ गया। ओ जो है वो उसको फेस कर रहा है जो कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसको ओ फेस कर रहा है, बाद में करते हैं। P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R। R जो है सेकंड टू द राइट में बैठा है N के, नहीं, N जो है सेकंड टू द राइट में बैठा है R के, तो सेकंड टू द राइट इधर हो जाएगा, सेकंड टू द राइट इधर हो जाएगा। P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N, सेकंड टू द राइट इधर हो जाएगा, और सेकंड टू द राइट यहां पे हो जाएगा। अब O वाला देखते हैं। M डजंट फेस T, तो M यहां पे या यहां पे आ सकता है, और इधर से नहीं फेस करता तो यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है। O जो है उसको फेस कर रहा है जो Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो अगर मैं बिठा दूं Q को यहां पे, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट तो ये हो गया, नहीं बैठ सकता। Q को यहां बिठाऊं, इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, या नहीं, यहां पे नहीं बैठ सकता, Q यहां पे नहीं आ सकता। Q को मैं बिठाऊंगी यहां पे, तो इसका इमीडिएट राइट हो गया, इसको भी फेस नहीं कर सकता, ठीक है। Q को मैं बिठाती हूं यहां पे, Q का जो
इमीडिएट लेफ्ट है उसको ओ फेस कर रहा है, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट है उसको ओ फेस कर रहा है। एम यहां नहीं आ सकता, एक मिनट, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट उसको ओ फेस कर रहा है। अगर मैं बनाऊं क्यू का इमीडिएट लेफ्ट यहां नहीं बन सकता, इधर से चेक करती हूँ एक बार। क्यू का इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन सकता, सामने वाली जगह भी खाली चाहिए ना। क्यू का इमीडिएट राइट बन गया ना, ये तो कहाँ गड़बड़ करी मैंने। क्यू का इमीडिएट लेफ्ट इधर से राइट आएगा, दोबारा से चेक करती हूँ। ओ फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, और यहां से है कहाँ गड़बड़ करी मैंने। ओ फेसेस द वन, लेट मी जस्ट चेक, एक बार सारी स्टेटमेंट चेक कर लूं मैं। ओके यहां पे देखो, उसने बोला था कि M डजंट फेस T, M T को फेस नहीं करेगा। अब फेस नहीं करेगा तो दोनों का फेस अंदर होना चाहिए ना, फेस नहीं करेगा तो दोनों का फेस अंदर होना चाहिए ना। यहां पे अगर मैं बोलूं तो M यहां पे आ सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों का फेस बाहर है। M यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि दोनों का फेस अंदर है, तो इसको फेस नहीं करेगा। यहां तो उसकी बैक है ना, तो M यहां पे आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी सही बन जाएगी, तीनों केसेस में M आ सकता था। तभी आई वाज थिंकिंग कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे खुद से, ठीक है। बोलता है 6 persons आर ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन देयर वेट्स, ठीक है, हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट। 2 persons आर देयर इन बिटवीन वेट्स ऑफ Q एंड P हु इज लाइटर देन R। P जो है वो R से हल्का है और Q और P के बीच में 2 जनों का गैप है। U इज हैवियर देन 1 person ओनली, यानी कि सेकेंड जो नीचे से सेकंड होगा वो कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 U हो जाएगा सेकंड। उसके बाद बोलते हैं 3 person बिटवीन S एंड T हु इज हैवियर देन R। S और T के बीच में 3 लोग हैं और T हैवियर है R से, और यहां पे था P लाइटर है R से, ऐसा कुछ आएगा। तो अब इसका करके देख लेते हैं कैसा बनेगा। 2 person बिटवीन Q एंड P, Q एंड P, और 3 person बिटवीन S एंड T। तो T से तो नीचे ही बनेगा S। अगर मैं T को यहां डालू, R को यहां डालू, P को यहां डालू, 2 छोड़ के Q यहां पे आ जाएगा। T को यहां डाला तो 1 2 3 छोड़ के S नहीं आ सकता। T को यहां डालू, 1 2 3 छोड़ के S आ जाएगा। उसके बाद Q और P डालना मुझे, तो Q और P इज लाइटर देन R, ऊपर छोड़ के Q आ जाएगा। ये बन सकता है ना। और बोलता है वेट्स ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ हैवीएस्ट पर्सन इज 190, सबका टोटल 190 है, और इनका रेशो है 16:13:9। तो इनका टोटल कर दो, कितना बन जाएगा? 29 + 9 इज 38। तो टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू आई कितनी? 5, तो 16 की आ जाएगी 80, 13 की आ जाएगी 65, इंटू 5 करना है, 9 की आ जाएगी 45। ठीक है, बन गया। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ आर? तो 80 से लेके 65 के बीच में कौन सा वेट आ रहा है? 75 आ रहा है, 75 आंसर हो जाएगा। पॉसिबल वेट यानी कि उसने पॉसिबिलिटी पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा। क्लियर? बॉक्सेस आ गए हैं, 8 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 5 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, एंड P इज केप्ट अबव U, P इज केप्ट अबव U। 7 बॉक्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। एज मेनी बॉक्सेस अबव P इज सेम एज बिलो W। अगर मान लो एक बॉक्स बचता है, अब 7 आ चुके हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं एक बॉक्स ऊपर रख दूं और एक पॉसिबिलिटी है मैं नीचे रख दूं। अब P के ऊपर अगर एक है तो W के नीचे भी एक होगा, P के ऊपर अगर कोई भी नहीं है तो W के नीचे भी कोई भी नहीं होगा। 2 पॉसिबिलिटी बनती है। V इज केप्ट जस्ट अबव U, U के जस्ट अबव V रखा गया है, तो इसमें तो नहीं आ सकता, इसमें आ जाएगा। Q इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो P, इमीडिएटली बिलो P Q यहां पे नहीं आ सकता।
Q is kept just above T, just above S, and box T is kept just below S. तो Q is kept just above S और T है below S, तो ये तीनों साथ में आएंगे। साथ में अगर आएंगे तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि यहां से साथ में आ सकते हैं, और बचा हमारे पास कौन, P Q R। तो ये ऐसी पजल होती है जो विद इन अ मिनट बन जाती है, वो ऐसी वाली होती है। तो आप ये मत समझो कि जो भी हार्ड पजल्स होती हैं वो आप 1 मिनट में बना लोगे, नहीं, ऐसी इजी वाली 1 मिनट में बन जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली बिलो P, P के इमीडिएटली बिलो हमारे पास R है। ठीक है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोलता है, लॉजिकली फॉलो या डेफिनेटली ट्रू। हमें जाना है M से W पे, तो मैं सबसे पहले M इक्वल टू N है, M से W पे जाना है तो कनेक्ट मैं करूंगी K से। M से मैं गई K पे, K से मैं आऊंगी W पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन, बैकवर्ड डायरेक्शन प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे ना, ऑपोजिट साइन। आ रहा है, सही आएगा। G इज लेस देन इक्वल टू Q, G से मुझे जाना है Q पे, तो मैं G से जाऊंगी सबसे पहले K पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। K से मैं आऊंगी Q पे, G से K पे मैं गई, सेम फैमिली के साइन है, आंसर आ सकता है, प्रायोरिटी दोगे छोटे वाले को, यानी कि लेस देन को। इनमें से प्रायोरिटी दोगे इसको और इनमें से प्रायोरिटी दोगे इसको, अगर सारे साइन यूज होते हैं। आपने मेरी बेसिक क्लास देखी होगी। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन है तो ऑपोजिट साइन। लेस देन का साइन यूज होना चाहिए, इसने लेस देन इक्वल टू डाला, यानी कि सेकंड कंक्लूजन गलत है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। अब जो भी बच्चे नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रही मैंने कैसे किया, तो मेरी इनइक्वालिटी की जो क्लास है, बेसिक क्लास, उसको आप प्लीज देख लेना। ये एक ऐसा मेथड है जो प्री में भी लगता है और मेंस में भी लग जाता है, कोई अलग मेथड आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। G से मुझे जाना है C पे, तो G से अगर मैं C पे जाऊंगी कनेक्शन आएगा I से। G से गई I पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और I से आई मैं C पे। इससे इस पे गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, साइन ये वाला यूज हो रहा है। इनमें प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, बताओ कौन से साइन को प्रायोरिटी दोगे। आंसर आपका आना चाहिए G इज लेस देन C, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है F से मुझे जाना है J पे। F से J पे कैसे जाऊंगी मैं, F से जाऊंगी I पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, और I से जाऊंगी J पे, प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको। तो F इज क्या आ जाएगा, F इज लेस देन इक्वल टू J, यानी कि बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी होगा शायद, डी या E, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। आगे देखो, Q से मुझे जाना है M पे, Q से M पे जाना है, तो Q से मैं गई P पे, P से मैं आई M पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन। प्रायोरिटी किसको दोगे, लेस देन को, लेस देन का उल्टा होता है ग्रेटर देन। जब भी दो डिफरेंट फैमिली के साइन आ जाए तो आंसर नहीं बन सकता, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। T से मैं जाऊंगी Y पे, T से Y पे कैसे जाएंगे, T से P पे जाएंगे सबसे पहले, और P से Y पे जाएंगे। T से P पे गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रायोरिटी किसको दोगे, लेस देन को। P से Y पे आई, बैकवर्ड डायरेक्शन, गेट क्लोज है, दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन है, आंसर नहीं आ सकता। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, अब इसमें सीधा सीधा देख के इधर और मत लगा देना, सबसे पहले चेक कर लेना क्या इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा। U से मुझे जाना है I पे, या मैं बोलूंगी I से मुझे आना है U पे। I से U पे आएंगे हम लोग, I से O पे गए, O से U पे आए। I से O पे गई, प्रायोरिटी दोगे इसको। O से U पे आई तो प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको। बैकवर्ड डायरेक्शन है, साइन चेंज कर दो। दैट मीन्स I इज ग्रेटर दैन इक्वल टू U। I इज ग्रेटर दैन इक्वल टू U, ये बोलता I इज ग्रेटर दैन U और I इज इक्वल टू U। ये दोनों इंडिविजुअली तो गलत है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास या तो वाला केस सही हो रहा है। दैट मीन्स ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। R से जाएंगे L पे, R से जाएंगे L पे, तो R से W पे गए, W से L पे गए। प्रायोरिटी किसको दोगे, है ही नहीं, साइन चेंज कर दो क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है। बैकवर्ड डायरेक्शन, साइन चेंज कर दो, नहीं आएगा। E से जाना है M पे, तो कैसे जाएंगे, E से जाएंगे सबसे पहले W पे, W से आएंगे M पे। प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर दैन को।
बैकवर्ड आओगे, साइन चेंज कर दो, तो आ रहा है साइन, डेफिनेटली ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है अल्फाबेट या न्यूमेरिक सीरीज का एक सेट आया पूरा। एक मिनट, क्वेश्चन कट रहा है क्या? नहीं, सही है, थोड़ा सा इस साइड से जूम इन हुआ है, तो आई गेस थोड़ा सा, बट डिजिट 451 से शुरू हो रही है। देखो, इन क्वेश्चंस को बिना लिखे करेंगे, सिर्फ ओरली करेंगे। इफ वी अरेंज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सारे के सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सारे के सारे नंबर्स को करना है, सारे के सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बड़े से छोटे पे आप लगा दोगे तो बताओ कितने ऐसे नंबर्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है 7, तो यहाँ पे 7 वाला आ जाएगा, फिर 6 वाला आ जाएगा, एक सही है, फिर आ जाएगा 4 वाला, फिर आ जाएगा 2 वाला, फिर आ जाएगा 1 वाला, यानी कि 685 और 132 अपनी पोजीशन पे है। मैंने कैसे किया, अगर मुझे डिसेंडिंग देखना है, बड़ा नंबर देखना है, तो आप पहली डिजिट ही देख लो ना सबकी, पूरा नंबर क्यों देखते हो? सबसे पहले 7 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, 6 वाला नंबर, फिर 4 वाला नंबर आना चाहिए पूरा, फिर 2 वाला नंबर आना चाहिए पूरा, फिर 1 वाला आना चाहिए। अब 6 वाला और 1 वाला तो अपनी पोजीशन पे ही है ना, चेंज नहीं हो रहे, यानी कि 2 ऐसे नंबर्स हैं जो चेंज नहीं हो रहे। इसको ओरली करेंगे, लिख के मत करना प्लीज, सीरीज लगाने मत बैठ जाना डिसेंडिंग, इसके ऊपर ही ओरली पढ़ के, स्क्रीन के ऊपर पढ़ के कर लिया करो। सिर्फ पहला नंबर चेक करेंगे डिसेंडिंग के लिए या असेंडिंग के लिए। नंबर बड़ा कैसे होगा, फर्स्ट डिजिट से बड़ा होगा ना, इसलिए पहली डिजिट ही चेक करेंगे। आगे बोलता है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो इवन बन जाएंगे। अब फर्स्ट डिजिट बन जाती है थर्ड और थर्ड बन जाती है फर्स्ट, तो कभी भी इवन नंबर चेक करना होता है, हम लास्ट डिजिट को चेक करते हैं ना कि वो 2 का मल्टीपल है या नहीं है। इसने बोला है लास्ट डिजिट हम पहली वाली को बना देंगे, मतलब यानी कि ये नंबर बन जाएगा 154, 586, 452, 327, 231, ऐसा बनेगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, सिर्फ पहला पहला नंबर चेक कर लो, जो इवन है उसको टिक कर दो। ये इवन बन जाएगा 154, ये भी इवन बनेगा 586, ये भी इवन बनेगा, ये इवन नहीं बनेगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ जाएगा, विच इज एन ऑड नंबर। इंटरचेंज करने के बाद 7 और 1 वाले ऑड बन जाएंगे, बाकी सारे इवन बन जाएंगे। अगर हम पहली और दूसरी को इंटरचेंज कर दें तो ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट। अब अगर मुझे हाईएस्ट देखना है तो मुझे सिर्फ पहली डिजिट से मतलब होना चाहिए कि फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर क्या है, और इसने बोला है जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम सेकेंड वाली को फर्स्ट बना रहे हैं, है ना। सेकेंड वाली को फर्स्ट बनाएंगे ना, तो देख लो कौन सी बड़ी है। हमारे पास नंबर 5, 8, 5, 2, 3 है। सबसे बड़ा कौन हुआ, 8, फिर हुआ 5, फिर हुआ 5, मुझे थर्ड चाहिए ना, तो यानी कि इन 5 में से होनी चाहिए। ये नंबर बन जाएगा 541, ये बन जाएगा 524, तो 541 और 524 में कौन सा बड़ा है, 541। इंटरचेंज करके ही देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। इफ वी इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ऑड नंबर कौन सा बन जाएगा। अब उसने बोला जो सेकंड डिजिट है वो थर्ड बन जाएगी। ऑड कैसे चेक करेंगे, लास्ट नंबर से चेक करते हैं ना ऑड, तो यानी कि अगर आपकी सेकंड डिजिट ऑड है तो ऑड बन जाएगा, सेकंड डिजिट इवन है तो इवन बन जाएगा क्योंकि ये लास्ट में आ रही है। 5 इज ऑड बन जाएगा, 8 इज इवन नहीं बनेगा, 5 ऑड है बन जाएगा, 2 इवन है नहीं बनेगा, 3 ऑड है बन जाएगा। कैसे, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा 123, ये नंबर बन जाएगा 732, ये बन जाएगा 245, ऐसे। तो 3 नंबर है। सम बताना है इनका। अच्छा, ऑड नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, सबका सम बताना है, यानी कि इसका सम, इसका सम और इसका सम, इन तीनों डिजिट्स का सम बताना है हमें। 451 प्लस 254 प्लस 132, ठीक है। एक और अरेंजमेंट है, जगह यहां पे है तो यहां देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइम से पहले खत्म हो गया आज तो पेपर।
6 पर्सन हैं जो कि एक ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे सेंटर फेसिंग है। 3 पर्सन जो है वो कॉर्नर में बैठे हैं, बाकी सारे मिडल ऑफ द साइड में बैठे हैं। सॉरी, ठीक है। एफ और डी जो है एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हैं और एक पर्सन है एफ और बी के अंदर जो कॉर्नर ऑफ द टेबल पे बैठा है। बी कॉर्नर ऑफ द टेबल पे है, एफ और बी के बीच में एक इंसान है, ऊपर नीचे कहीं मर्जी से बना लो, ठीक है। और एफ और डी एडजेसेंट बैठे हैं, डी यहां पे भी बैठ सकता है और डी यहां पे भी बैठ सकता है, दोनों केसेस में, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज बी एंड ई। डी और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने बी और ई के बीच में, यानी कि बी जो है वो उनका मिडिल पॉइंट हो गया, यानी कि दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पीपल है। डी और बी के बीच में कोई नहीं है तो बी और ई के बीच में भी कोई नहीं होगा। डी और बी के बीच में 2 लोग हैं तो बी और ई के बीच में भी 2 लोग होंगे, ठीक है। सी और ई नेबर नहीं है, सी और ई नेबर नहीं है तो सी यहां आ जाएगा, सी यहां पे आ जाएगा। डी डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकेंड टू द लेफ्ट में डी नहीं बैठता, इधर से सेकेंड टू द लेफ्ट है। सी के सेकेंड टू द राइट हो गया ना ये, तो यहां तो बैठ सकता है। ये वाली अरेंजमेंट सही है, बचा कौन? ए, ए बी सी एफ डी ए, ए बी। एक मिनट, डी और बी के बीच में यहां 2 लोग थे ना, इधर मैंने अरेंजमेंट गलत कर दी ना, आई मेड ए मिस्टेक, सॉरी। एक कंडीशन और हो सकती है जिसके अंदर हमारा एफ इधर आ जाए, ठीक है। दोनों कंडीशंस ये वाली नलीफाई हो गई ना। बोलता है क्या, एफ और डी जो है वो एडजेसेंट बैठेंगे। 1 पर्सन इज बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में एक पर्सन है हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और एफ और डी एडजेसेंट बैठते हैं। अगर मुझे एफ और डी को एडजेसेंट बिठाना है तो डी इधर या इधर आ सकता है। इस सिचुएशन में ये दोनों कंडीशंस गलत थी, डी या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा। उसके बाद है डी और बी के बीच में उतने लोग हैं जितने बी और ई के बीच में। अगर डी और बी के बीच में कोई भी नहीं है तो बी और ई के बीच में भी कोई भी नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अगर डी और बी के बीच में 2 लोग हैं तो बी और ई के बीच में 2 लोग नहीं बन सकते। यहाँ पे अगर मैं डी को डालती हूँ तो इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में 2 लोग नहीं बन सकते। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, डी डजंट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यानी कि डी हमारा आ जाएगा यहाँ पे और ई आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी नहीं बैठता, सी को यहां बिठा दो, सेकेंड टू द राइट हो जाएगा ना। अब सही बनाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा सारी स्टेटमेंट्स चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। तो ये था हमारा आज का मॉक। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, सबने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज के मॉक को जल्दी खत्म हो गया एंड आज का बिगिनर लेवल मॉक हमारा पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एडवांस लेवल मॉक। ऑल्सो मेंस की क्लासेस भी आपके साथ साथ चलेंगी अब, ताकि आपको मेंस में कोई भी दिक्कत ना आए। जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी एक नोटबुक सीरीज है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक क्विज फॉर्मेट में है, आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पे पीओ, क्लर्क, प्री, मेन सब आपको मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी और जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी पीडीएफ की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री टेस्ट से फ्री टेस्ट दे सकते हो, जैसे आईबीपीएस क्लर्क आया हुआ है तो यहाँ से आईबीपीएस क्लर्क का टेस्ट दे लेना। और जो पेड वाले टेस्ट हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ वो भी आप परचेज कर सकते हो। 375 रुपीज़ का है वो पैकेज। तो क्वालिटी आप सब लोग देख ही रहे हो, अगर आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय।